मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी की जो हम पढ़े तो फर्स्ट ईयर में है और उसका यूज़ भी हम करते आए हैं स्पेसिफिकली रेक्टल सिम्टम्स में। जब इनवॉल्यूंटरी स्टूल हो जाता है, फ्लैटस पास करने जाता है और स्टूल हो जाता है तो हमारे दिमाग में फिक्स एलो आती है और फर्स्ट ईयर में एलन स्कीनॉट में भी यही पढ़े हैं। लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे यूजेस है, जो उसका मेंटल स्टेट है, उसका जो नेचर है, उसके बारे में हम इसे यूज़ बहुत ही शायद कम करते आए हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। हाय, मैं डॉक्टर हारून शेख फ्रॉम गुजरात और आज हम उसी रेमेडी की बात करेंगे, एलो सोकोर्टिना, जिसका अभी ही अगले दिन अनु मैम ने वेबिनार में काफ़ी केसेस लिए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ किया। और अलग अलग पैथोलॉजी में एलो, यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि मेंटल स्टेट पे अगर ये प्रिस्क्राइब की जाए तो चॉकलेट सिस्ट जैसी बीमारी को भी क्योर कर देती है और कोई भी बीमारी हो। तो मेंटल स्टेट हर रेमेडी का अगर हम पढ़ते हैं तो डिसीज़ कोई भी हो डेफिनेटली क्योर हो जाता है, बशर्ते कि सिमिलिमम मिल जाए। अब अलोज की हम रेमेडी नहीं पढ़ेंगे, हम रूब्रिक्स पढ़ेंगे, यानी वो सिर्फ अलोज के लिए नहीं है, और भी रेमेडीज आ सकती है अगर हम रूब्रिक को सही से परसीव कर लें। तो ये हर एक रेमेडी में आप देखेंगे कि पोलैरिटी होती है, कभी ये स्टेज कभी ये स्टेज। तो पेशेंट पूरी जर्नी के साथ या जो हाइपोथेटिकल जो थियरीज़ हमने बना के रखी है रेमेडीज़ को समझने के लिए, जो कि गलत नहीं है, लेकिन रेमेडी को समझने के लिए ये हाइपोथेटिकल थियरी हम बनाते हैं या स्टोरी बनाते हैं या जर्नी कहें तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन इस सारी जर्नी के साथ वो नहीं आएगा। बहुत ही कम पेशेंट हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होता है, तो बहुत ही कम पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि पूरी रेमेडी की जर्नी उसमें दिखेगी कि पहले ये था फिर ये हुआ। जैसे सेपिया में पहले बहुत ही एफेक्शनेट प्यार से काम लोगों के लिए, नाचने कूदने वाली लोगों के लिए अपने तन बदन को तोड़ देने वाली, लास्ट में इंडिफरेंट आती है कि जब मुझे कोई सिलाई नहीं मिला तो क्यों इनकी परवाह करना। तो ये रेमेडी, ये जर्नी के साथ बहुत ही कम पेशेंट आते हैं। हर एक रेमेडी के कुछ स्टेजेस, अलग स्टेजेस होते हैं और उस स्टेज के अंदर जब पेशेंट आता है तो मुमकिन है कि दूसरे रूब्रिक्स या दूसरा मेंटल स्टेट उसमें मौजूद न हो उसी रेमेडी का, लेकिन जो मेंटल स्टेट मौजूद है अगर वो उस रेमेडी को यानी उसके रूब्रिक उस रेमेडी को लीड करते हैं तो वो उसका सिमिलिमम है, और ऐसा एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से देखा गया है, एहसास किया गया है। अब एलो का एंगर बहुत ही फेमस है। एलो का एंगर इतना खतरनाक होता है कि वो अपने आप, लेकिन उसके साथ साथ उसका कंट्रोल भी अच्छा है। एंगर में वो जब जाता है पेशेंट या जाती है तो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाना कि अपना आपा खुद अपने काबू में ही न रहे और कुछ भी कर डाले, ऐसा नहीं होता है। यानी एंगर तो ऐसा आता है कि बहुत खतरनाक कुछ कर डालेगा लेकिन अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकता है। तो उसका रूब्रिक है। और उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि उसका एंगर कैसा है, जैसे एंगर उतरा फौरन रिपेंटेंस, तो फौरन पछतावा भी उसको हो जाता है। तो ये उसका एंगर होता है कि एंगर तो खतरनाक आया लेकिन फौरन फिर पछतावा। और एंगर कब आता है, जब उसके मिजाज के खिलाफ बात होती है, जब वो जो चीज़ नहीं चाहता है और वो सामने होती है, या जो चीज़ नहीं चाहता है और लोग उसकी मानते नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, उसके बच्चे हो,
उसका हस्बैंड या वाइफ हो या कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कॉन्ट्राडिक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्ट्रेन हिमसेल्फ मस्ट टू कीप वायलेंस, यानी अगर वो अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करेगा तो ठोक देगा या कुछ ऐसा बोल देगा जो वायलेंट होगा, जो हर्ट कर जाएगा सामने वाले को। तो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, और उसका एंगर कैसा होता है, वो फिर फौरन पछतावा भी हो जाता है कि यार सॉरी यार गलत किया मैंने, सॉरी भी कर लेता है, और रिश्ते बिगड़ने भी नहीं देता, वो बना लेता है। उसका एक रूब्रिक आएगा जिसका मैं एक पार्ट समझाना चाहता हूँ। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, अभी हम रूब्रिक्स की ही बात करेंगे, रेमेडी जर्नी की बात करने नहीं आया हूँ मैं, जो डेली यूज़ में आने वाले रूब्रिक्स। एक जो पेशेंट कुछ आते हैं तो उनके यानी ऐसा वर्जन पेश करते हैं कि मैं डॉक्टर साहब ये अभी तो ये स्टार्ट किया है ये काम, लेकिन मुझे टेंशन रहता है कि ये मेरे से पूरा होगा कि नहीं, ये मेरे से कामयाब, मैं इसमें सक्सेस पाऊंगा या नहीं। वो मेरे को जब भी कोई काम लेके निकलता हूँ तो मुझे टेंशन रहता है कि मेरा काम होगा कि नहीं, यानी वो मुझे टेंशन सवार रहता। अभी तो घर पे बैठा हुआ, अभी निकला नहीं है। नेचुरल लॉ ऑफ नेचर क्या है, ये रूब्रिक को मॉर्बिड क्यों बताया गया कि लॉ ऑफ नेचर क्या है कि हमारा काम कोशिश करना है, सक्सेस तो ऊपर वाला देता है, जब हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस देगा ही, जल्दी या लेट लेकिन देगा जरूर। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो हर एक आदमी नॉर्मल जिसका मेंटल स्टेट है वो क्या सोचेगा कि भाई कोशिश करना हमारा काम है, बाकी सक्सेस ऊपर वाला देगा ही। तो ये नॉर्मल, और फिर वो कोशिश करता है तो सक्सेस पा लेता है, या जल्दी या डिले लेट किसी न किसी रूप में सक्सेस पा लेता है। अगर उसका काम नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीख के आता है। ये पॉजिटिविटी है, ये नेचुरल स्टेट है। अब एलोज में जो एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी सक्सेस फ्रॉम डाउट अबाउट, यानी उसको टेंशन आता है, वो यानी वो डाउट करता रहता है कि ये काम सक्सेस होगा कि नहीं। मैं अभी और ये फलानी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरा ये रेशन कार्ड के लिए जा रहा हूँ, या मेरा कोई कार्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसा जब भी होता है ना, मेरे दिमाग में टेंशन आ जाता है कि मेरा काम यानी ये होगा कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं। मैं कहीं जाता हूँ या कोई काम हाथ पे लेते, या कोई प्रोजेक्ट बना, कोई बिजनेसमैन है, तो डॉक्टर साहब मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, लेकिन प्रोजेक्ट मैंने शुरू भी किया, लेकिन टेंशन बहुत रहता है। भाई क्या टेंशन रहता है, ये सक्सेस होगा कि नहीं। अरे अभी तूने शुरू नहीं किया, अभी तो शुरू तो कर, लेकिन ये दिमाग में लिए बैठा है होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं। तो ये टेंशन उसको हर काम में, यानी जब भी कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, छोटा सा भी काम हो, तो उसको ये टेंशन बना रहता है। तो ऐसे वर्जन में हम रूब्रिक सिलेक्ट करते हैं, एंग्जाइटी सक्सेस फ्रॉम डाउट अबाउट। छोटी सी बात में भी टेंशन आ जाता है, एंग्जाइटी ट्रिफल्स अबाउट स्क्रैपल्स वन, ये कंप्लीट डायनेमिक्स में रूब्रिक है। वन स्क्रैपल यानी छोटा सा खदशा भी रहता है, उसे टेंशन आता है। छोटी सी बात हो, बिल्कुल छोटी सी स्क्रैपल, एकदम बारीक छोटी सी, छोटा सा खदशा होता है, छोटा सा संदेह होता है, तब ये टेंशन में आ जाता है। एक स्टेज ऐसा है जो हम प्लेटिना से मिस कर सकते हैं। एलो पेशेंट अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है कि मैं इनसे बेहतर हूं। अब वर्जन कैसे आएंगे, वो दूसरों की कंपेयर करेगा, दूसरों से जब बेहतर समझता है, अगर हमारे सामने बोलेगा तभी हम ये रूब्रिक पकड़ पाएंगे। तो दूसरों से जब बेहतर समझता है अपने आप को, वो स्टेट अगर हमारे सामने प्रेजेंट करेगा तो कहीं ना कहीं कंपेयर करेगा कि मेरा फला, यानी कोई भी आईपीआर हो या कोई भी अपने आप से अलग कोई भी व्यक्ति के बारे में वो कंपैरिजन करेगा कि वो ऐसा करता है, वैसा करता है।
उससे तो हम अच्छे हैं ना, उससे तो मैं अच्छा हूँ। तो ये जो फीलिंग है, अरे उसके वहाँ ऐसा करता है, उसके वहाँ ये, उसके वहाँ ऐसा चलता है, उसके घरों में ऐसा चलता है डॉक्टर, उनके घरों में ऐसा चलता है। कोई बहू होगी तो नंद की बात करेगी कि वो तो ऐसा करती है, उससे तो मैं बेहतर हूँ ना, मैं तो ऐसा नहीं करती ना। कोई जेंट्स होगा तो अपने माँ बाप या किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक ये करता है, अब वो अपना नहीं देखता, उससे तो बेहतर है ना, मैं तो ऐसा नहीं करता ना, उससे तो मैं अच्छा हूँ। तो इस तरीके का अपने आप को अच्छा समझने वाला एलो होता है, दूसरों से अपने आप को अच्छा समझता है और वो हमारे सामने इसका इकरार करता है, वो बताता है। यानी बात बात में कभी कभी स्पीडी टॉक में ये बात बता जाएगा, अगर हमने वो सेंटेंस थोड़ा सा मिस कर दे, ये क्लियर कट जैसे मैं बता रहा हूँ ना, उससे तो मैं अच्छा हूँ, उससे तो मैं अच्छा हूँ, ये क्लियर कट सब नहीं बताएगा, हमें परसीव करना है कि ऐसा करता है, उससे तो फिर हम अच्छा ना, बस इतना बोल के छटक जाएगा। तो हमें परसीव करना है कि ये अपने आप को बेहतर समझ रहा है। तो ये जो रूब्रिक है, कंटेंटेड वन सेल्फ विथ, कंटेंटेड अपने आप से संतुष्ट है। देखिए कैसी पोलैरिटी है, एक जगह तो एलो डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ है, और यहाँ पे क्या कंटेंटेड हिम से वन सेल्फ विथ, अपने आप से संतुष्ट है। अब हम सोचते रहेंगे यार एलो तो डिसकंटेंटेड ही होना चाहिए, वो तो मोरोज रहता है, डिसकंटेंटेड रहता है, तो ये बात नहीं चलेगी। हमारे सामने जो आया हमें उसका रूब्रिक उठाना है, क्योंकि ये स्टेज पूरा उसका अलग है। तो कंटेंटेड वन सेल्फ विथ, बेटर ऑफ देन अदर्स, दूसरों से अपने आप को अच्छा समझता है और इस बात का वो संतोष लेता है, उस बात से संतुष्ट रहता है कि उससे तो हम अच्छे नहीं, इस तरीके का, उससे तो हम अच्छे नहीं, उससे तो मैं अच्छा नहीं। ये बात, ये सेंटेंस इस रूब्रिक की तरफ लीड करता है जिसमें ओनली एलो है। उसके सपोर्ट करते हुए रूब्रिक कि अपने आप को बेहतर समझता है। डिल्यूजन सिटिंग टू हाई, ही इज, वो दूसरों से ऊंचे बैठा हुआ है, यानी दूसरों से बेहतर है। डिल्यूजन बेटर देन अदर्स, दैट ही इज कंडीशन, हिज कंडीशन इज बेटर देन अदर्स, यानी वो अपने आप को या अपनी कंडीशन को, कि उसको तो खाने के सांसे हैं, अरे उनके वहाँ तो ये सब इतना महंगा है, 500 रुपये में किलो ये चीज़ मिलती है, तो उससे हम बेहतर नहीं, हमारे यहाँ तो 100 रुपये में मिल जाती है। तो कोई भी चीज़ से वो बेहतर में मतलब अपने आप को समझता है कि उनके यहाँ तो खाने के लाल है। ये एक पेशेंट मैंने ऐसा ही देखा था, बरसों पहले की बात है, आज से तकरीबन 12-15 साल हो गए, उसका वर्जन मुझे पक्का याद था, क्या बीमारी थी मुझे याद नहीं अभी, लेकिन वो ये किसी और की बात करता था, अपनी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करता था कि ये कैसे इतराते हैं कि ये एक सालन उनके यहाँ बनता है तो दूसरा यहाँ से बदलवाने के लिए, जो हमारे गुजरात में उसको वाटकी व्यवहार कहते हैं, वाटकी व्यवहार, तो कटोरा लेके जाते हैं और फिर चेंज करवाते हैं, तो उससे तो हम लोग बेहतर नहीं, हमारे यहाँ 2 सालन बनते हैं तो हम बेहतर नहीं, इस टाइप का वर्जन उसने दिया था। तो ये अपने आप को बेहतर समझने वाला है, सिटिंग टू हाई। अब एक स्टेज उसका ऐसा होता है एलो का कि जिसमें वो किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता है, मीठी छुरी बन जाता है, सबके साथ अच्छा बना के रखता है न चाहते हुए भी, यानी ऐसी कोई उसकी मजबूरी हो या ऐसी कोई उसके सरकमस्टेंसेस हो, कई बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो बना के रखनी पड़ती है सबके साथ कि भाई हमारा काम बिगड़ न जाए। तो कोई स्टेज इंसान का ऐसा भी आता है कि सबके साथ बना के रखनी पड़ती है, तो उसका रूब्रिक है प्रेज स्वीट टॉकर्स। फिर उस टाइम वो क्या करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, प्रेज करता है, और फ्रेटरनाइज्ड विद द वर्ल्ड, यानी फ्रेटरनाइजेशन करता है। फ्रेटरनाइज्ड यानी कि एक सुलह, एक फ्रेंडशिप का करार या एक फ्रेंडशिप क्रिएट करना न चाहते हुए भी,
कई बार इंसान नहीं चाहता कि इससे बनाई जाए, अच्छा नहीं लगता है वो, लेकिन फिर भी एक मजबूरी होती है कि यार काम बिगड़ ना जाए, माहौल ख़राब ना हो जाए। पॉल्यूशन से अच्छा नहीं लगता उसको कि माहौल ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए वो बना के रखता है। ये ना चाहते हुए, मतलब दिल से नहीं होता है कभी कभी, लेकिन भी बना के रखना पड़ता है यार, रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। तो उसके लिए फिर वो प्रेस स्वीट टॉकर्स भी बन जाता है। और मैं जो प्लेटिना के डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा था, यहाँ पे अपने आप को बेहतर समझता है। प्लेटिना में क्या होता है, प्लेटिना में भी ये वर्जन दिखेगा, जैसे यहाँ बोला हम उससे बेहतर हम नहीं, तो हमारी नज़र प्लेटिना पे जाएगी। लेकिन प्लेटिना का क्या होता है कि वो कास्टिंग अवे ऑफ द पीपल, ऐसा कुछ रूब्रिक है जो उसके विश के खिलाफ, उसके विल अगेंस्ट हर विल, कास्टिंग अवे द पीपल अगेंस्ट हर विल। तो वो प्लेटिना अपने आप को ईगो की वजह से, घमंड की वजह से ऊंचा समझता है और बेहतर समझता है, लेकिन साथ साथ दूसरों को नीचा भी समझता है, जबकि एलो ऐसा नहीं समझता है। एलो अपने आप को बेहतर समझता है, दूसरों को नीचा नहीं कहता, दूसरों से बेहतर है वो। तो ये थोड़ा सा मामूली डिफरेंस है। अब एक रूब्रिक है जो बड़े काम का है, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग चिल्ड्रन इन कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ विथ। कब्ज की बहुत अच्छी दवाई है। अगर सिम्टॉम्स मिलते हैं तो ये बच्चों को, यानी माएँ आकर कहेगी, यानी तब तक सारे पेडियाट्रिशियन घूम चुकी हुई होगी। अभी के दौर में खासकर हमारे यहाँ बच्चे जब इन्फेंसी में होते हैं या टॉडलर्स होते हैं, तो पेडियाट्रिशियन के पास घूमकर ही हमारे पास आते हैं जब तकलीफ ठीक नहीं हुई होती। तो वो बताते हैं, डॉक्टर साहब हम यहाँ से ले गए, बच्चों के डॉक्टर ने ये दिया, पेट के दर्द, यानी वो फिक्स होता है उनका प्रिस्क्रिप्शन, ये साइक्लोपाम होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम देते हैं और 2-3 विटामिन वगैरह सारा चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब इससे भी फ़ायदा नहीं होता, ये रोए जा रहा है, यानी इसको कब से है, लैट्रिन ठीक से होती नहीं है, जब से पैदा हुआ तब से यही प्रॉब्लम, और चिल्लाता है, बहुत ही चिल्लाता है, और कभी स्टूल पास करता है तब तो, उससे पहले तो बहुत ही चिल्लाता है। तो ये जब से पैदा हुआ तभी से ये प्रॉब्लम है, उसको कब्ज की तकलीफ है। ओनली एलो इज द रेमेडी इन कंप्लीट डायनेमिक्स। एक एलो का जो बच्चे, एक ऐसा ही एक रूब्रिक है जिसमें ओनली एलो है। वीपिंग टीयरफुल मूड ट्रिफल्स अबाउट चिल्ड्रन इन हार्ड टू प्लीज। बच्चों में रोना छोटी बात के बारे में, छोटी छोटी बात पर, और वो खुश नहीं होते, जल्दी शांत भी नहीं होते, जल्दी मानते नहीं है, जल्दी खुश नहीं होते हैं, उनको खुश करना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये छोटी छोटी बात पे तमाशा करता है, रोता रहता है छोटी छोटी बात पे, और फिर उसको जितना भी समझाओ चुप ही नहीं होता है, अजीब मिजाज है। इस टाइप के वर्जन आएंगे। तो ये एलो के कुछ रूब्रिक थे जिसको मुझे डिस्कस करने थे, और कोई रह जाता हूँ मैं देख लेता हूँ। अच्छा, क्लाउडी वेदर के बारे में खास ऑलमोस्ट सभी ऑथर्स ने लिखा है कि क्लाउडी वेदर में इसका दिमाग छटकता है, यानी मोरोज रहता है, इरिटेबल रहता है। जब भी क्लाउडी रेनी वेदर हो तो ये उसका मेटाफोरिकल मीनिंग आप निकाल सकते हैं। मेटाफोरिकल मीनिंग अलग अलग डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निकालते हैं। एक्चुअली क्लाउडी वेदर में क्या हो, क्लाउडी जो मुहावरों में जो क्लाउड बादल कहे जाते हैं, तो जिसमें सब घिरा हुआ होता है या ज़्यादा पब्लिक हो,
तो अच्छा नहीं लगता है उसको कि वो अपने आप से फ्रीली कुछ कर नहीं सकता है। जब ज़्यादा पब्लिक हो, ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो उसको भी एक मेटाफोरिकल मीनिंग में ले सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन जो हमारे ब्रेन केमिकल्स होते हैं कभी वेदर से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे लाइकोपोडियम का इवनिंग डिप्रेशन, उसमें वो बहुत खतरनाक होता है। लाइकोपोडियम का इवनिंग डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक होता है। कभी मैं उसके बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तो लाइकोपोडियम का इवनिंग, क्योंकि मैं वर्षों पहले स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ और लाइको से मैं क्योर हुआ था, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और मैं कभी उसको शेयर करूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा तो इंशाल्लाह। तो लाइकोपोडियम का इवनिंग डिप, तो वो ब्रेन जो टाइम जो होता है ना, सनराइज, सनसेट, मूनराइज, न्यू मून, और फिर समंदर में बढ़ती ओट, ये सब एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं जिसका सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है, ब्रेन केमिकल्स पे होता है। तो क्लाउडी वेदर भी ऐसा इफेक्ट करती है। कई लोगों को देखा होगा कि वो गमगीन हो जाते हैं जब क्लाउडी वेदर होती है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता, गमगीन गमगीन होने लगते हैं। तो ये ब्रेन केमिकल्स पे ये वेदर इफेक्ट करती है, ये हम साइंटिफिकली सोचेंगे। तो उसकी वजह से क्लाउडी वेदर से जोड़ा जाए, सब कोई मेटाफोरिकल मीनिंग अगर एक्सपीरियंस से निकालें तो निकाल सकते हैं। और अगर इस्तेमाल करने पर सक्सेस मिलती है मल्टीपल केसेस में, तो बहुत ही अच्छा वो एक लॉ बन सकता है। फिलहाल थियरी है। तो ये क्लाउडी रेनी वेदर में उसको बहुत तकलीफ होती है, खासकर मेंटल स्टेट उसका डिरेंज होता है, वो इरिटेबल, मोरोज और चिड़चिड़ा। तो ये एक दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्लेनिंग ऑलवेज, यानी ये एलो हमेशा कंप्लेन ही करता रहेगा, किसी की भी कंप्लेन करता, अपनी हेल्थ की या आसपास की, किसी की भी, हमको मतलब महसूस होगा कि ये हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है। कंप्लेनिंग ऑलवेज, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंप्लेनिंग। आईपीआर बताएगा कि हमेशा इनकी कंप्लेन, यानी कुछ ना कुछ कंप्लेन करते ही रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक है। एलो में एक बात ये भी होती है, ट्रैंक्विलिटी, रिकंसाइल टू फैट। एक स्टेट उसका ऐसा होता है कि अरे डॉक्टर साहब मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है, जो होना है वो होगा, और क्या करें, जो होना है वो एक्सेप्ट करना है, होगा, जो तकदीर में लिखा हुआ वो होगा, उसका मुझे टेंशन नहीं है कि ये बीमारी क्या है, क्या करेगी। तो ये है ट्रैंक्विलिटी, रिकंसाइल टू फैट। और टॉकिंग स्लो, लर्निंग टू टॉक, इसका सीधा मीनिंग तो ये है कि बोलते, जब ये बच्चा अपने स्टेज में बोलने लगता है तो उस उम्र में नहीं बोला, देर से बोलता है, या तो हिस्ट्री में आएगा कि बहुत देर से ये सीखा था, तब भी हम ये रूब्रिक लेंगे। और अभी बोलना सीखा नहीं है, उम्र हो चुकी है बोलने की, नहीं सीखा, तब भी हम ये रूब्रिक लेते हैं। लेकिन एक और बात जो सहगल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि डॉक्टर साहब ये मेरी तकलीफ ये भी है, एक्चुअली मैं आपको बता नहीं पाता था, मुझे मतलब मैंने अभी तक बताया नहीं था, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, यानी बताने में बड़ी देर कर देता है। तो अपनी उस तकलीफ की बात करने में बड़ी देर कर देता है, काफ़ी विजिट्स के बाद वो बताता है, तब भी हम ये रूब्रिक को लेते हैं, टॉकिंग स्लो, लर्निंग टू टॉक। अब कोई रूब्रिक, हाँ, जब कॉन्स्टिपेटेड होता है डॉक्टर, एक ये स्पेसिफिक अगर डायरेक्ट मीनिंग की बात करता हूँ, उसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी अलग है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे। एंगर हिमसेल्फ विथ व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन जब भी खराबी हो, स्टूल क्या, उसके मेटाफोरिकल मीनिंग की बात कर लेते हैं। स्टूल एक बिगाड़ होता है जिसको निकालना जरूरी होता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा, वो फ्रेटरनाइज वाले में है, और एक डर है कि रिश्ते खराब ना हो जाए, या मुठ पहाड़ के नीचे हुआ है। तो वो क्या करता है कि जो बोलना है, किसी को बोल देना है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें गंदगी किसी के बारे में भरी हुई, लेकिन बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है,
कॉन्स्टिपेटेड है तो वो क्या मतलब अपने आप पे गुस्सा आता है उसको, तो वो कॉन्स्टिपेशन भी मेटाफोरिकली ले सकते, यानी सॉरी डायरेक्ट मीनिंग, और मेटाफोरिकली उसका जो फिजिकल जो सिम्टम्स होता है माइंड पे भी वही होता है ऑलमोस्ट। तो ये दोनों मीनिंग उसके हैं और उसमें भी एलो सिंगल रेमेडी है। तो अब एंड करते हैं इस सेशन का, और 19 जुलाई 2024 we are going to conduct a webinar on Telegram, and in that webinar we are going to discuss few cases and their rubrics and their understandings, deep understandings with remedy description related to that rubric, included in that rubric। तो ये बहुत ही एक इस मरतबा हमने रूब्रिक्स को लेकर बहुत ही अच्छा एक प्लान कोर्स एक दिन का डिज़ाइन किया है। ये 2 आवर्स का एक कोर्स होगा जिसमें हम रूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे और जहाँ डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी वहाँ करेंगे, और कोई केसेस भी उसमें कुछ केसेस भी होंगे अच्छे से जिसके रूब्रिक्स को भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो हमने इस मरतबा रूब्रिक्स के डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल वर्जन्स के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है। 19 जुलाई ज़रूर रजिस्टर कराएं, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर अशोक अवधिया जी से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।